हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का छठा चैप्टर कराया जा रहा है। आज मैं कराने वाला हूँ। उसका जो हमारा अंतिम टॉपिक बचा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे आप कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये एक टॉपिक है और ये होता क्या चीज़ है, इसको हमारे जीवन में कहाँ उपयोग हो रहा है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और ये काम कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं ये होता क्या चीज़ है। तो इसके लिए आपको एक अच्छी सी इमेज आपको मैं दिखाता हूँ। एक इमेज है, ज़रा ये इमेज देखिएगा। इसे आप पहचानते होंगे। ये आपके घरों में इस्तेमाल होता है, जब कोई फंक्शन पड़ता है आपके घर में तो ये चीज़ ये इस्तेमाल होता है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़ हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ज़रा समझिएगा। इस चीज़ को हम नहीं पढ़ने वाले, ये जो है पूरा इसको हम नहीं पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ ये जो भाग है, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस पोर्शन को कहते हैं डायनमो, इसको कहते हैं डायनमो, ठीक है। और इसी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। अब देखिए, ये एक मशीन है, एक लगी हुई है इंजन, जिसमें आप डीजल डालते हो और इसको घुमाते हो, और जिसके कारण ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ तेज़ी से घूमती है और इसके घुमाव के कारण इसमें क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो आपको एक जान के होगा कि हम लोग ये जो इतना जो सिस्टम लगाते हैं, ये चीज़ पूरा सिस्टम, यहाँ से ये चीज़ नहीं, इतना सिस्टम, ठीक है। अभी हमारे यहाँ इस पर ऑडिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इतने सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इतने सिस्टम को हम लोग मशीन कहते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इतना सिस्टम है, जिसे आप डायनमो कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं एसी जनित्र, यानी एसी करंट को जन्म देने वाला, या जिससे आप एसी करंट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया ये जनरेटर है, और ये जो पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको जो है आप क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इमेज को, ठीक है। जरा बात समझिएगा, इसी को कहते हैं एसी जनित्र, ठीक है। इसी कहते हैं एसी जनित्र। तो हम लोग जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसी को कहते हैं एसी जनित्र। अब ये जो सिस्टम बनता है पूरा, ये उसके अंदर बनता है, ठीक है। ये जो सिस्टम बनता है वो उसके अंदर बनता है, यानी ये चीज़ उस डायनमो में होती है। डायनमो जब आप बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, और इसका काम क्या है, इसका काम है धारा को उत्पन्न कराना, यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, एसी करंट को उत्पन्न कराना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये होता कैसे है और इसकी डिजाइन क्या होती है। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक, जिसे आप कहते हैं एसी जनरेटर, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हो, एसी जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर, ठीक। अब ये होता क्या चीज़ है, आपने देखा होगा शादी आपके घरों में जब पड़ती होगी तो आपकी कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सजावट करते हैं, और सजावट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत होती है। और लाइटिंग, और फिर मान लीजिए गर्मियों में फिर फैन वैन भी चलाते हैं तो उतनी हमारी बिजली हो नहीं पाती। कई छोटा प्रोग्राम है तो हो जाता है, लेकिन बड़े प्रोग्रामों के लिए हमें क्या होना होता है, एसी जनरेटर को लाना पड़ता है, या जनरेटर को लाना पड़ता है। ये होता कैसे है, तो हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे चलें अपने चैप्टर में, तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा। अगर हम पूरा रिकैप करें तो हम लोग कहे थे कि एक वायर है, एक वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। इस करंट के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर हम कोई कॉइल ला के रखते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रेरणा से इसमें एक करंट उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे प्रेरित करंट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। और ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है,
ये है, इसमें मुख्य धारा जा रही है। ठीक, इस मुख्य धारा में मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ये करंट बह रही है और इसके कारण जब इसमें धारा बहेगी तो इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें करंट के डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो हम लोग कहते हैं मुख्य धारा का ये जो प्रेरित धारा है वो किस दिशा में होती है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा होती है। उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। ठीक, अब जरा समझिएगा इस चीज को। मुख्य धारा, प्रेरित धारा और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। अब हम करेंगे क्या, एसी जनरेटर में हम इसी का प्रोडक्शन, इससे हम लोग करंट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, तो इसी प्रिंसिपल पे ये क्या है, ये जो एसी जनरेटर है वो काम करता है। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करेगा, काम करेगा। उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, तो एसी जनरेटर किस पे काम करता है, प्रेरित धारा, यानी इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है, जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो किस सिद्धांत पे काम करता है, ये प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। प्रेरण मतलब कहीं से आपको एक प्रेरणा मिलेगी जिसके कारण उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब आपको एक चीज़ और हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हम समझा रहे हैं वो आपके यहाँ पे मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये अगले चैप्टर में, आपका चैप्टर का नाम ही है एसी जनरेटर, तो उसमें आपका काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आप देखिए जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा, इसमें हम लिखते हैं, अगला एक ले लेते हैं। आप कह रहे हो जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा, ठीक, मुख्य धारा क्या होगी, आपने क्या लगाया है, बैटरी। मुख्य धारा में क्या लगा दिया है आपने, बैटरी। ये बैटरी से उत्पन्न होगी। ठीक, तो बैटरी से उत्पन्न होती है डीसी करंट। ठीक, तो डीसी होती है मतलब एक डायरेक्शन में, या फिर इस तरह होगी, या तो फिर थोड़ा गैप करके ऐसे होती है, ये होगी, ये डीसी करंट है। ठीक, अब इसके कारण एक और जो धारा प्रभावित होगी, प्रेरित धारा। अगर मान लीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कॉइल रखी जाती है, या कोई कॉइल रखा जाता है, जैसे कोई कॉइल रखी जाती है, तो इस पर जो, ठीक है, इसमें जो विद्युत धारा होगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे जो होगी वो प्रेरित धारा होगी, तो प्रेरित धारा की दिशा आप कह रहे हो इसके विपरीत होगी। यानी ये अगर इधर जा रहा है तो ये नीचे की साइड जाएगा, अगर ये इस साइड, यानी मुख्य धारा, प्रेरित धारा। ठीक, यानी मुख्य धारा से चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र से फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर आप कह रहे हो कि जिस समय ये धारा इस तरीके से जा रही होगी उस समय इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी इसका जो अगर धारा की दिशा बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ये इसके क्या है, विपरीत है। अगर हम इस इंटरवल को छोड़ करके हम इसको जोड़ना शुरू करें, यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो आपको कुछ ऐसी धारा मिलेगी। कैसी धारा मिलेगी भैया, आपको इन दोनों को जोड़ने पर कुछ ऐसी धारा मिलेगी। देखिए, ये अगर मान लीजिए मुख्य धारा है, यानी पी धारा है, और ये आर धारा है, तो जरा समझिएगा, अगर आपने एक धारा पी की बनाई, ठीक, ये वाली, उसी क्षण ये वाली धारा बन जाएगी, यानी कुछ ऐसे बन जाएगी।
फिर अगर आपने P वाला बनाया, फिर ये नीचे की साइड जाएगी, और इन दोनों को मिला करके एक मीन पोजीशन से नीचे और एक मीन पोजीशन से ऊपर धारा मिल रही है। यानी अगर आप मुख्य धारा और प्रेरित धारा को एक में जोड़ देते हैं, यानी इनके दोनों दिशाओं को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमें एक कंप्लीट धारा मिल जाती है जिसे आप कहते हैं एसी सर्किट, यानी अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती, मतलब एक प्रति में वर्त कंडीशन आ जाए, यानी आपको एसी मतलब अल्टरनेट करके, अल्टरनेटिंग करंट इसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो समय के साथ अपना क्या करे, दिशा का परिवर्तन करती है, उसे आप कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, जब आप मुख्य धारा को और प्रेरित धारा को दोनों को उत्पन्न कराते हैं, यानी मुख्य धारा तो आपको मिल जाएगी और प्रेरित धारा अगर उत्पन्न होती है तो इससे हम दो डायरेक्शनल वाली विद्युत धाराएं प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाता है, इन दोनों से हमें मिल जाती है एक एसी धारा। हमको यही एसी धारा वो जो सिस्टम है उससे प्राप्त करनी है। तो चलिए देखते हैं उसमें कैसे प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हमें पहले मुख्य धारा, फिर चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा। तो हम लोगों ने इसमें आपको प्रेरण का सिद्धांत में दो सिद्धांत पढ़े हैं, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो एसी करंट जो है ये सेल्फ इंडक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। देखिए सिद्धांत इसका है और इसका आप फिगर बनाते हैं। फिगर कैसे होगा, देखिए पहले आप क्या कर लीजिए, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा दीजिए, दो चुंबक ले लेते हैं, ठीक, यानी इसका ये नॉर्थ डायरेक्शन और एक साउथ डायरेक्शन। ठीक, अभी एक प्रिंसिपल और है बला घोड़ का, वो भी काम करेगा। कैसे करेगा वो हम लोग बात करेंगे। हम लोग करते क्या हैं, इसमें एक हम लोग क्या कर लेते हैं, कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली जरा ढंग से बना दें, एक आयताकार कुंडली ले लेते हैं। ठीक, बात समझिएगा। ये आयताकार कुंडली में ढेर सारे हमारे क्या लपेटे गए हैं, वायर। ठीक, कई ढेर सारे लपेटे गए तार, ठीक है, कई ढेर सारे तार लपेटे गए हैं इसमें कई ढेर सारे आपको तार लपेटे। ठीक, इसको जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से जाएगा, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर, इनका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सॉफ्ट लगाते हैं, यहाँ पे एक आप रिम लगा लीजिए, जिससे एक यहाँ पे धारा इस टर्मिनल से आएगी धारा तो, और इस टर्मिनल से आएगी धारा तो यहाँ पे ये ऐसा होता है कि इसके बीच से ये चीज़ रोटेट करे, ये चीज़ इसके बीच में रोटेट करे। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपकी बुक में ही बना होगा, जरा देखिएगा। ठीक है, बुक को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे दिया गया है। दो चुंबक लगाए गए हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, उसके बीच एक कुंडली लगाई गई है। कुंडली में ये चीज़ जो है आपको एक फिक्स कुंडली कर देते हैं, यहाँ से इस पर आपका जो है क्या होगा, फिक्स कर देते हैं। अभी देखते हैं, इसको और करते हैं इसमें, चलिए छोड़िए इसको करते हैं। देखिए ये चीज़ जो गई है, एक लाइन गई है डॉटेड, इसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे क्या है कि इसको फिक्स कैसे करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे हमने एक बुक ले लिया है, ये बुक देखिए आप, ठीक है, एक बुक है, मान लीजिए ये आयताकार है, ठीक है, ये आयताकार है, इसका ये दोनों सिरा आपने फिक्स कर लिया। अब इसको जब घुमाएंगे तो इसी सिरे के चारों तरफ ये घूमेगा, मतलब ये चीज़, ये जो आयताकार है इसमें ऐसे दो लगा लेंगे टर्मिनल, यानी यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपको डॉटेड ये बना लेते हैं। ठीक है, इसके ये धुरी के थ्रू जो है आप क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, यानी आयताकार ऐसे है तो ऐसे रोटेट करेगा ये। ठीक है, तो आयताकार जब कुंडली में रोटेट करेगा
तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जाना है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई कॉइल घूमेगी, यानी आपने प्रेरण में दो तरीके से पढ़ा है, या तो कोई मैग्नेट रख लीजिए जिसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो हम धारा निकाल लेंगे, या फिर कोई कॉइल रख लीजिए जिसमें मुख्य धारा जा रही हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने चुंबक रख लिया है, ठीक, और इस चुंबक में ये सर्पी वलय लगाया है। सर्पी वलय का मतलब ये है कि आपने एक होल मान लिया है जिससे ये जो सिस्टम है, मान लीजिए इसे आपने यहाँ रखा, ये सिस्टम ये चीज़ अपना रोटेट करेगी, ये वाला हिस्सा उसी के अंदर रोटेट करेगा। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो छोटे वाले हिस्से में, मान लीजिए ये बड़ा वाला काला वाला हिस्सा बड़ा है और छोटा, तो ये दोनों ऐसे रोटेट कर सकें, ये सर्पीय वलय है, ठीक। अब करते क्या हैं, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश लगाते हैं, इसे कहते हैं एक कार्बन ब्रश लगाए हैं, ये स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पे एक कार्बन ब्रश लगाएंगे, कार्बन ब्रश, ठीक है। ये कार्बन ब्रश करेगा क्या, देखिए, जब आप कुंडली को घुमाएंगे तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम करेगा, यहाँ पे सिद्धांत काम करेगा टॉर्क का, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। आपने ये पढ़ा होगा पिछले उसमें, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी कॉइल को ले जाते हैं तो उस पर एक बल लगता है जिसके कारण वो क्या करता है, घूर्णन करता है, और उस घूर्णन को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। किसके कारण हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है जिसके द्वारा धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि हम किसी चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, अगर किसी वायर को या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कुंडली क्या करती है, रोटेट करने लगती है अपने एक्सिस के थ्रू। क्यों रोटेट करती है, क्योंकि उस पर एक बलाघूर्ण काम करता है जिसे हम चुंबकीय बलाघूर्ण कहते हैं, और ये प्रिंसिपल है, ये इसका फॉर्मूला है, टाउ बराबर NIAB। आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, पीछे के वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं, यानी आपको करना क्या है, ये काम सिस्टम बना लेना है, और ये सर्पी वलय है। सर्पी वलय क्या है, जरा इसको सर्पी वलय, ये दो चीज़ें हमें आपको समझानी है अच्छे से। सर्पी वलय और कार्बन ब्रश करता क्या है, और यहाँ पे आप दो टर्मिनल बना लीजिए जिससे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक। अब जरा समझते हैं, और इसको ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको प्रत्यावर्ती EMF मिल रहा है, ठीक। तो इसमें करेंगे क्या और इसका कैसे होगा जरा समझते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखिए काम क्या करना है, इस तरह से एक सेटअप बना लेना है। अब होगा क्या, जैसे ही आपने, अब देखिए आपको एक चीज़ बताया गया है, जनरेटर में ये चीज़ डायनमो है पूरा, ये पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम एक डायनमो की तरह व्यवहार करता है, और इसमें आपको काम क्या करना है, बस आपको ये जो कॉइल है, ये जो कुंडली है, इसको क्या करना है, घुमाना है। किसके थ्रू, इस एक्सिस को कांस्टेंट करके, ये एक्सिस को कांस्टेंट कर लीजिए, यानी यहीं से पकड़ करके इसको ऐसे, जैसे हमने इस चीज़ को, जैसे हम लोगों ने एक बुक को इस तरीके से पकड़ लिया था और बुक को उसके सेंटर से क्या कर रहे थे, रोटेट करा रहे थे, ठीक है। बुक को क्या कर रहे थे, सेंटर से रोटेट करा रहे थे। तो आपका एक बार यहाँ से देखिए, अगर इसको नाम देते हैं A, इसको देते हैं B, इसको देते हैं C और इसको देते हैं D। एक बार चुंबकीय क्षेत्र से ये बाहर की तरफ निकलेगा, उसी समय ये चीज़ भीतर की तरफ जा रहा होगा, यानी ये चीज़ अगर आपको ऊपर की साइड आ रहा होगा तो ये चीज़ आपके नीचे की साइड जा रहा होगा। ये AB अगर ऊपर आ रहा होगा, यानी ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ अगर ऊपर आएगा, ये हिस्सा ऊपर आ रहा है तो ये हिस्सा क्या जा रहा है, भीतर की ओर। तो इससे कारण बार बार इन कॉइल में फ्लक्स का क्या होगा, परिवर्तन होगा, और बार बार फ्लक्स के परिवर्तन के कारण EMF का जनरेशन होगा और करंट उत्पन्न हो जाएगी। अब होगा क्या, मान लीजिए इस टर्मिनल पे करंट उत्पन्न हुई, मान लेते हैं इस टर्मिनल पे करंट हुई, AB पे होगा, तो देखिए AB से जुड़ा हुआ सिरा ये है, यानी ये AB से है और ये CD से है। तो जब भी करंट AB से मिलेगी तो आपको B वाले पे,
AB वाले टर्मिनल पे मिल जाएगी, और जब भी करंट यहाँ से मिलेगी तो ये CD वाले से, यानी दोनों ही कंडीशन पे, दोनों ही टर्मिनल पे, दोनों ही साइड्स पे जब भी करंट आपको मिलेगी तो ये दोनों साइड से आपको करंट आउटपुट के रूप में मिल जाएगी। और आप जब इन दोनों का आउटपुट निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसी धारा मिल जाएगी। इस धारा को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो मान लेते हैं कि CD धारा पे ये वाला साइड मिला, तो AB पे आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक। फिर CD पे आपको ये मिल जाएगा, फिर AB पे कौन सा मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से CD AB ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो ऐसे ही हमारा कुल धारा मिला करके ये क्या बन जाएगा, आपका प्रत्यावर्ती धारा। इस तरीके से आपका पूरा सेटअप मिलेगा। तो आपको, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अभी हम डेरिवेशन में कराते जाएंगे और फिर से समझ में आ जाएगा। तो ज़रा बात समझिएगा। अब होता क्या है, अब ज़रा बात समझिए। अगर कोई एक ऐसा सिस्टम मिल जाए कि हमें इस कॉइल को बार बार रोटेट कराता रहे, तो हमें उसी हिसाब से धारा क्या हो जाएगी, मिलेगी। तो दो चीज़ें आपने पढ़ा होगा उसमें कि ये जो आपका ये जो फिगर है, कौन सा फिगर है भैया, जरा देखिएगा। अभी आपको ये जो फिगर है, ये इसमें ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो आपका ये जो हैंडल लगा हुआ है, इससे जो हिस्सा आता है, ये वाला पूरा हिस्सा, यही वाला हिस्सा इसके अंदर ऐसे बना होता। अब आपको कितना ज़्यादा हैवी बनाना है, उसमें इसमें कॉइल की संख्या बढ़ाती रहिए, इसमें का आप कॉइल की संख्या बढ़ाते रहिए, और आपको यहाँ से डायनेमो उतना भारी, उतना केवी का आपको डायनेमो हो जाता है। कई बार आपको 3 केवी का मिलता है, 5 केवी का जनरेटर मिलता है, 10 केवी, 14 केवी, 16 केवी का मिलता है, ठीक है, 18 का 20 केवी का भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको बढ़ाएंगे। तो धारा को बढ़ाने के लिए आप इसमें कॉइलों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए, इसको घुमाने के लिए, इस कुंडली को घुमाने के लिए आप जो इंजन लगाते हो, ये पूरा इंजन है, ये देखिए, ये पूरा इंजन जो है आप मात्र इस डायनेमो के अंदर लगी हुई इस कॉइल को क्या करने के लिए लगाते हो, घुमाने के लिए। आप इसमें डीजल डालते हो जिससे ये सापट चलता है, सापट इस कॉइल से अरेंज होता है, ये कॉइल को तेजी से घुमाता है, और यहाँ से आपको इस टर्मिनल से आपको करंट यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और करंट आपको मिल जाता है। ये वही डायनेमो के अंदर की कंडीशन है। यानी आप जब भी ये सिस्टम आप सिर्फ इसलिए लगाते हो कि जिससे आपके डायनेमो के अंदर ये सारी जो पत्तियां हैं वो क्या करें, रोटेट करें। जब ये रोटेट करेंगी तो आपको यहाँ से क्या होगा, हर एक टर्मिनल से, यहाँ से 2 वायर निकले ना, ये देखिए, यहाँ से 2 वायर निकले होते हैं। इन्हीं दोनों वायर को फेस में आप कनेक्ट कीजिए और ये जो है आपका मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में 2 वायर निकलेंगे, यही 2 वायर, आप इन्हीं दोनों वायर को ले जा करके क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं और आपको बिजली प्राप्त हो जाती है। तो ये था आपका AC करंट और इसमें कॉइल। अब इसका चलते हैं डेरिवेशन की, तो ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इंजन का काम केवल ये है कि वो बस सापट को घुमा दे, इसको घुमा दे, कुंडली को अगर उसने घुमा दिया तो आपको करंट क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आपका AC जनित्र है। तो AC जनित्र से हम लोग करते क्या हैं, ये प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और 2 बलाघूर्ण और प्रेरण दोनों ही सिद्धांत काम करते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, यानी प्रेरणा मिल रही है मैग्नेट से, और बल, मैग्नेट के कारण उसमें बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, और बलाघूर्ण के कारण क्या हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसमें डेरिवेशन पे। चलिए, डेरिवेशन करने के लिए हम लोग पास क्या है, पहले इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए, डेरिवेशन के लिए हम लोग आते हैं और देखते हैं बुक में डेरिवेशन कहाँ से शुरुआत हुआ है, और वहीं से हम लोग भी शुरुआत करेंगे। देखिए, शुरुआत कहाँ से होगा, वही फ्लक्स परिवर्तन। जरा समझिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फ्लक्स परिवर्तन ही हो रहा है, यानी फाई बराबर फाई बी बराबर BA cos थीटा। यहाँ से देखिएगा, कुंडली में कोणीय चाल यानी ओमेगा से घूर्णन कराया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B से A के सदिश एक कोण बनता है, जिसे आप
थीटा के मानते हुए। परिणाम स्वरूप कुंडली के प्रभाव क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से होकर गुजरती है। समय परिवर्तन होता है इसके अनुसार किसी टाइम t पर फ्लक्स, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। फाई भी जो है ये फ्लक्स परिवर्तन है। हम लोगों ने ये पढ़ा है फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से टोटल ईएमएफ, फैराडे के नियम से क्या पढ़ा है? फैराडे के नियम से टोटल ईएमएफ इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक, डी फाई बी बाई डी टी, यानी फ्लक्स परिवर्तन में जितना आपको लगेगा, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन। अब यहाँ से देखिए डी फाई बाई डी टी, और फाई की वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। इसको डी फाई बाई डी टी इंटीग्रेट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये थीटा है, क्योंकि ये क्या है? थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन नहीं हो रहा है। डेरिवेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के अनुसार। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक चीज और जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, थीटा बाई टी इक्वल टू ओमेगा। ये कहाँ से आया है? इसके बारे में आप लोगों को बताया जाता है। कैसे बताया जाएगा जरा देखिएगा। इसको जरा हम फिर से कर रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा आप लोग। हम जानते हैं फाई बी फ्लक्स बराबर क्या है? बी ए कॉस थीटा। थीटा अगर मान लेते हैं एक कोण बनाता है कोई चीज सेंटर से, तो देखिएगा इसका यहाँ से यहाँ तक जितना विस्थापन हुआ, ठीक, और इसको चलने में जितना समय लगा, विस्थापन बटे समय, वही इसका क्या होगा? चाल होगी। तो कोणीय चाल, यानी कोणीय चाल बराबर क्या होगा? थीटा बाई टी। और कोणीय चाल को हम लोग किसे लिखते हैं? ओमेगा से। तो देखिए, क्योंकि आपने पढ़ा है फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या होगा? फैराडे ये कहते हैं कि जो टोटल विभवांतर होता है, जो टोटल विभव होगा पूरा, वो होगा एन डी फाई बाई डी टी के, ठीक। हम ये क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और आपके पास यहाँ पे जो थीटा है वो अगर आप इसे लिखना चाहें तो n डी फाई बाई डी टी, यानी d बाई डी टी किसका करना है? बी ए कॉस थीटा का। किसका करना है? बी ए कॉस थीटा का। अब जरा हमको ये बताइए, ये तीनों ही t के फंक्शन नहीं है, ठीक है, तीनों ही t के फंक्शन नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे t के फंक्शन में इसको लाना है। अब t के फंक्शन में हम लोग कैसे लाएंगे? यहाँ पे आप जानते हैं कोणीय चाल बराबर थीटा बाई टी, यानी अगर आपका ये जो है घूर्णन करेगा तो यहाँ से एंगल कुछ बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। जैसे आपका कोई घूर्णन किया, जैसे आपने कहा कि ये घूर्णन हो गया, ठीक, तो ये अपने अच्छे से थीटा एंगल बनाया मान लीजिए, ठीक। तो इस चीज का अगर आपने कहा ये थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो समय के अनुसार ना चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो थीटा फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। तो थीटा के लिए हम लोग कैसे लाएं? तो यहाँ से हम लोग कोणीय चाल निकालते हैं। कोणीय चाल बराबर होता है, कोणीय चाल मतलब कोण बनाते हुए जो चाल हो, यानी सर्कुलर मोशन आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कोणीय चाल का आपको आता है, यानी कौन सा? कोणीय वेग जिसे आप कहते हैं, या कोणीय वेग कहा जाए, या कोणीय चाल कहा जाए। चाल नहीं कहेंगे, कोणीय वेग ही सही होगा, स्पीड नहीं है भैया, कोणीय वेग, ठीक। कोणीय वेग को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। तो हम देखिए जितना ज़्यादा विस्थापन हुआ वो इस थीटा से रिप्रेजेंट होगा, ठीक। और या तो आप लेंथ ले लेते हैं तो आप चले जाते हैं कहाँ? स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा है, ये थीटा उत्पन्न हुआ, और इस थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी टी, और इसे कहते हैं ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर हम लोग सीधा निकालें कि टोटल थीटा आपका थीटा है कुल, और टाइम लगा टी है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बाई टी, और थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा टी को हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे समय के अनुसार चाल देखी जा रही है, ना कि समय के अनुसार कोण।
क्योंकि यहाँ समय में परिवर्तन हो रहा है और समय के फंक्शन में आपको थीटा को लाना पड़ेगा। तो थीटा अगर यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी, इस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। तो हमारा अब नया एक फंक्शन बन गया एन डी बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, ये हमारा फंक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे टी का फंक्शन कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एन बी ए, बी और ए ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट आपके सेम है, आप बार बार मैग्नेट थोड़ी ना बदलोगे, तो बी भी सेम हो गया। अच्छा, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वो भी कांस्टेंट है। इसमें जितने नंबर ऑफ कॉयल हैं वो भी कांस्टेंट हैं। बदलेगा क्या? बदलेगा वही कि समय के अनुसार उसका जो है चाल बदलेगा, समय के अनुसार उसकी क्या बदलेगी, चाल बदलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ हो जाएगा, अब कॉस ओमेगा टी का अगर हम करें तो यहाँ से आएगा साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो यहाँ से सिर्फ आ जाएगा ओमेगा टी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई, क्योंकि हो गया डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, यही होगा। तो यानी ओमेगा टी बराबर होगा थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है, थीटा की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है, कॉस ओमेगा, थीटा की वैल्यू रख दी। अब देखिए, ए बी ए ओमेगा साइन टी, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी है, ओमेगा का शायद यहाँ पे रोल दिखाया है कि नहीं दिखाया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आप इसको क्या मान लीजिए, ई मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये चीज़ यहाँ से आई है, समझ गए ना, ये डिफरेंशिएट किया गया, माइनस था ही ऑलरेडी, फ्लक्स परिवर्तन होगा भाई, घटेगा। ठीक है, तो ये कॉस है। अब देखिए, कॉस ओमेगा टी जैसे करेंगे, ये माइनस माइनस मिल करके क्या बन जाएंगे, प्लस, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का आपको बता दें ये होता है माइनस होगा। अब यहाँ देखिए, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और यहाँ माइनस था, और कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी, वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगर करेंगे फिर ओमेगा आ जाएगा। तो यहां से आपका आ गया। अब एक चीज समझिएगा, जो ये टोटल ई है, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक नया कांस्टेंट, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आएगा आपका विभवांतर। यानी इन यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा भैया, निगेटिव होता है इसका, निगेटिव यहाँ ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, घटता हुआ फ्लक्स रहेगा, तो ये निगेटिव, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और ये माइनस इसके साथ मिल करके ये बना लेगा प्लस। तो यहाँ से जो एन बी ए ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट, एक नया कांस्टेंट, और इस नए कांस्टेंट को यहाँ से यूज करके हम लोग एक डिराइव कर लेते हैं। ये तो आप क्या आ गया, पोटेंशियल का, ये आ गया किसका, ईएमएफ का, ये क्या है, ईएमएफ का। अब ऐसे ही करंट का निकालेंगे, तो करंट का भी यही आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आएगा। अब जब आपकी साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी, जरा इसको समझिएगा इस चीज़ को, इसके लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है, इसको तो आपका डेरिवेशन से ही आ गया। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। फैराडे के नियम से E बराबर होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फाई बी है, समझिएगा, फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स ये था, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में बी ए कॉस थीटा था, और कॉस थीटा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें थीटा को बदल कर किस में लाना पड़ा, ओमेगा टी में। ये सारे प्रोसीजर आपको बदलने के लिए बताया गया है। तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा टी, हमने कॉस की जगह ओमेगा टी रखा, डिफरेंशिएट किया, तो एन बी ए ये सारे कांस्टेंट हो गए, यहाँ माइनस लगे है। ठीक, अब जैसे ही आपने कॉस ओमेगा टी का किया, तो कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप जानते हैं ये है
पहले कॉस का करेंगे तो कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बचेगा। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे कि ये पूरी बात हो गई। अब जितनी वैल्यू कांस्टेंट है उसके लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट। ई नॉट ही हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है एन बी ए ओमेगा। इन सारी वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम, ए नॉट से कर लेते हैं, और हमारा जो डेरिवेशन आता है ईएमएफ का वो ये आ जाता है। अब हम इसी साइन के आधार पर कब कब कौन सी डायरेक्शन बनेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और इसी डेरिवेशन से हम करंट का भी डेरिवेशन निकाल लेते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो आपका इक्वेशन आया है, यानी इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या होगा भैया, धारा की समीकरण। तो जरा समझिएगा, इसी दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। और ये तो ईएमएफ का हो गया, ये है धारा का। भैया जरा इसको एक चीज ध्यान लीजिए, धारा का समीकरण कौन सा है, धारा जिसमें आई दिख रहा हो, ये आपका धारा का हो गया, ये आपका ईएमएफ का हो गया, प्रत्यावर्ती ईएमएफ का इक्वेशन हो गया। ये वोल्टेज के करंट यानी ईएमएफ के रूप में दिया गया है, और ये धारा के रूप में दिया गया है, सेम एज इट इज, इसी से नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं हमारा वहां पे, और हम वहां से धारा की दिशा को बताते हैं। इक्वेशन कैसे आई है समझ में आ गया। हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स बराबर बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को हमें करना था तो ओमेगा टी लगा दिया, ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दिया, कॉस ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी हो गया, साइन डी टी डी फाई बाई डी टी से इंटीग्रेट किया, ये आ गया। यहाँ से हमने एक कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर लिया और हमारा डेरिवेशन ये आ गया। इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि यही इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं उसमें कैसे आपको धारा मिलेगी। अब जरा समझिएगा, हमारा जो इक्वेशन आया है वो कितना आया है, हमारा जो इक्वेशन है वो I बराबर आई नॉट, अरे क्या हो रहा है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन आई है। और इसी के साथ एक और इक्वेशन आई थी, किसके लिए, विभवांतर के लिए, वो आई है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जरा मज़ेदार इक्वेशन आई है, जरा समझिएगा। थीटा किससे बनाना है, तो जरा हम लोग देखेंगे थीटा किससे बनाना है। मान लेते हैं ये हमारा जो हाथ है ये अगर बोर्ड पे ऐसे है, तो अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, जरा समझिएगा इस बात को, क्योंकि अगर ये प्लेट ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र और प्लेट के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य। और साइन कहाँ से शुरुआत होगी, साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। ठीक, इस पे आधारित होगा। अब देखिए हम लोग इसमें फंक्शन को घुमाते जाएंगे और हमें करंट मिलती जाएगी। तो देखिए शुरुआत में आपका जब ऐसा है फ्लैप, तो इसमें जो है आपका पैरेलल है, यानी साइन 0 बनेगा, और साइन 0 के कारण करंट भी क्या होगी, 0 होगी, यानी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ोगे, वैसे वैसे धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होगी, और जब आप इसके 90 पे आ जाओगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी जैसे ही फ्लैप, मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड में देखिए हम अपना हाथ है, अगर हाथ और इसमें कोई 0 एंगल है, अगर हाथ में और ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें 0 एंगल बना रहा है क्योंकि ये इससे पैरेलल जाएगा। जब दो चीज़ें पैरेलल हो जाती हैं तो 0 एंगल बनेगा, ऐसे बना है। ठीक, अब जैसे जैसे ये ऐसे बना है और इससे आप ऐसे एंगल बनाना शुरू किए, यानी आप जैसे इस पे लंबवत आए 90 लेकर के, 90 इससे बना, वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वही करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया 90। अब जैसे ये 90 बना, ये धीरे धीरे घटना शुरू होगा, चलिए घट गया, फिर 0 आ गया, क्योंकि अभी जो इस तरफ फ्लैप था वो इस साइड आ गया। अब आप दूसरे साइड को लेंगे, इस साइड को, जैसे जैसे इसमें करंट बहना शुरू हुआ, जैसे जैसे उधर से करंट बहना शुरू हुआ, नीचे भी बढ़ेगा, और जब इस पोजीशन पे आएगा तो फिर यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो
एक बार ये टर्मिनल 90 बनेगा और एक बार ये टर्मिनल 90 बनेगा, और इन दोनों के टर्मिनल के 90 बनने के कारण आपको एक बार पॉजिटिव वाला 90 और एक बार निगेटिव वाला 90 मिलता जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा, ज़रा समझिएगा कौन सा पॉइंट, ज़रा इसको कलर चेंज कर लें हम लोग थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो पॉइंट होगा, सॉरी चेंज नहीं हुआ क्या, ये जो पॉइंट, सॉरी ये कलर नहीं चेंज हुआ, जरा देखते हैं इसको। देखिए ये जो पॉइंट, अरे क्या हो गया भैया, ये जो पॉइंट आएंगे बीच वाले, ये वो 90 आते जाएंगे। तो चलिए अगर हम इसको 360 घुमाते हैं, कितना अंश बनाते हैं 360, तो 0 डिग्री पर क्या मिलेगा आपको, 0 डिग्री पे 0, फिर यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पे फिर थीटा वापस आएगा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 180, और 180 के बाद यहाँ जाएगा तो 2 थीटा इजकल टू 270, और फिर यहाँ आएगा तो थीटा इजकल टू 360। तो ये 360 का एक वेवलेंथ बन गई और आपको एक रे बन के तैयार हो गए। यानी पूरा एक रोटेशन में आपको एक वेव की लेंथ यानी एक एसी करंट की धारा बन करके तैयार हो जाएगी। किस समीकरण से, इस समीकरण से, इस भी समीकरण से, विभवांतर इससे, धारा इससे। तो ये है आपने एक सेटअप तैयार किया जिसके कारण आपको ये धारा मिल रही है। तो जैसे ही आप थीटा 0 था तो इस पर ये धारा, जैसे जैसे आपने एंगल बनाना शुरू किया, ये वाला हिस्सा आपका ऊपर आया और ये आपका मैक्सिमा अटेन किया। अब ये हिस्सा धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक, नीचे जाना शुरू हुआ, ये हिस्सा नीचे जाना शुरू हुआ। जब नीचे जाना शुरू हुआ तो ये भी करंट भी नीचे जाएगी। अब ये हिस्सा फिर नीचे जाएगा और ये हिस्सा ऊपर आएगा। तो एक बार इस टर्मिनल से और एक बार इस टर्मिनल से आपको करंट मिलती जाएगी। ये मिलेगा कैसे, देखिए इस पे लगा है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या करता है, उसको वो टच किए रहता है। जैसे ही उस जैसे हम लोग, ये उंगली है, मान लीजिए वायर है, इधर की वायर ये उंगली है, इधर की वायर ये उंगली है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से एक ये वाला ब्रश टच करा दिया है, ऐसे सेट कर दिया है, और एक इस डिस्टेंस इतनी है। तो जैसे ही ये ऐसे आएगा तो इससे टच करते हुए जाएगा, और जैसे ही ये करंट मैक्सिमा होगी इस पर ये ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक। जैसे ये इससे कार्बन ब्रश, मान लीजिए यहाँ कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश अगर ऐसे टच किया, इसे टच होते हुए इधर जाएगा, तो बार बार इसके घूमने के कारण जितनी इस पे धारा होगी वो इसके द्वारा क्या कर ली जाएगी, इन दोनों टर्मिनल्स के द्वारा स्टोर कर ली जाएगी, और इन्हीं दोनों टर्मिनल के आधार पे आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। तो आपने एक बार देख भी लिया 360 से कैसे जा रहा। तो इसको एक चीज़ और समझिएगा ज़रा, तो इसको हम थोड़ा सा और भी डिटेल में देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट का रिविजन। एसी धारा जनित्र क्या होता है, प्रेरित धारा के प्रिंसिपल क्या है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, चुंबक से। कहाँ पे जाएगी, धारा कहाँ पर होगी, कॉइल में। यहाँ से आपको प्रेरणा मिल रही है, ये दोनों मिलकर के प्रेरणा दे रहे हैं, दोनों टर्मिनल यानी चुंबक प्रेरणा देगा। इसको घुमाएंगे आप, घुमाने के कारण इसमें एक धारा प्रवृत्त होगी। इसको घुमाने के लिए हम लोग आजकल जो इस्तेमाल करते हैं वो एक मशीन यूज करते हैं, उसको घुमाए, सापट को घुमाते हैं, जिसके हम तेल वोल डाल करके इसको घुमाए रहते हैं। पूरा इंजन होता है ना, उसमें पेट्रोल डीजल डाल करके उसके बाद उसको चलाते हैं। उस इंजन का काम केवल इतना होता है कि वो इस सापट को क्या करे, घुमाए। जब ये सापट घूमने लगता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और इस तरीके से हमें धारा मिल जाती है। इसका जो डेरिवेशन है वो ये है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि फैराडे के विद्युत फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी एरिया और कॉस थीटा, ठीक। हम इसको थीटा को ओमेगा टी में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है टी का, तो यहाँ ओमेगा टी है ही नहीं है, कहीं टी कहीं है ही नहीं है कोई फंक्शन, तो टी फंक्शन नहीं है, तो इसे पहले टी फंक्शन में लाना पड़ेगा। टी फंक्शन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोणीय वेग से एक फार्मूला निकालते हैं, जहाँ पे ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी और थीटा बराबर हो जाता है ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ओमेगा टी आपको मिल जाता है और कॉस थीटा मिलता है, कॉस ओमेगा टी मिल जाता है। ये निगेटिव पड़ा होता है, इस निगेटिव को कॉस ओमेगा टी बराबर होता है ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं NBA, ये कांस्टेंट थे, इसके लिए एक नया कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं
E0 और इसके साथ आप ये पूरा एक डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं। ये जो समीकरण निकल के आता है वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए EMF और प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये समीकरण आते हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों समीकरणों को देख लिया है। ये समीकरण पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी से निकाला गया समीकरण है। चाहे आप धारा के रिस्पेक्ट में इसको बना लीजिए और चाहे आप करंट के रिस्पेक्ट में बना लीजिए, वो दोनों ही ये। ठीक, तो यहाँ पे आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये था आपका एक लास्ट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी में भी इसका देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं, एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है। देखिए वही चीज़ है, पहले चरण में ये देखिए, फिर दूसरे चरण में ये कहानी है, तीसरे चरण में 190 अंश फिर घूम गया बराबर, फिर ये आ गया 270 और 360। यानी अगर आपने डायरेक्ट है तो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से फिर 20 से, तो ये आपको धारा मिल गई, यहाँ से आपको मिल गया। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक कुछ इसमें बातें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो मॉडर्न आजकल के जो जनित्र बन रहे हैं उनके आधार पे है शायद। ठीक है, आजकल जो है बांधों द्वारा, जरा इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बस आपको करना क्या है, ठीक है, आपको बस ये सर्किट कहीं से मिल जाए, ये सर्किट कहीं से मिल जाए, ठीक है। ये बात, अगर आपने इस सेटअप को कहीं से डायनेमो ले लिया, कोई भी यंत्र आपको ऐसा मिल जाए जो इस धुरी को क्या कर दे, घुमा दे, इस धुरी को क्या करे, घुमाए, रोटेट कराए, तो आप किसी भी चीज़ से अगर आप इसे रोटेट करा लेते हैं तो आपको करंट मिल जाएगी। ये बात है कि नहीं, अगर आप किसी भी तरीके से इस टर्मिनल को अक्ष पर घुमा लेते हैं तो आपको धारा मिल जाएगी। तो इसको घुमाने के लिए हम लोग कई तरह से यूज करते हैं। एक तो आपने डीजल का एक सेटअप लगा लिया, जिसे आप इंजन बोलते हो, डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन को लगा करके जब आप घुमाते हैं तो उसे आप जनरेटर कहते हो ना, ये डायनमो ही मेन जनरेटर है। तो देखिए, इसको घुमाने के लिए आजकल कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, देखिए इसको कहते हैं आर्मेचर। ये जो सेटअप है इसे क्या नाम है, आर्मेचर। व्यावसायिक जनित्रों में आर्मेचर को घुमाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा ऊंचाई से गिरते हुए पानी, यानी आप क्या करते हो, जो बांध से बना करके ऊर्जा निकाली जाती है वो किससे मिलती है, बांध से क्या होता है, पानी को तेजी से गिराया जाता है। अब यहाँ पे देखिए तेजी से कैसे गिराया जाता है, यहाँ पे एक पंखी लगी होती है, ऐसी छोटी छोटी पंखी लगी होती है, क्या समझिएगा इस बात को, ये हैट नहीं बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक पंखी लगी होती है, छोटी छोटी पंखी लगी होती है, ये मतलब एक होता है ना चारों तरफ से ऐसे फैन लगा। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे पानी गिरेगा ये पंखी घूमेगी, और ये जब तेजी से पानी गिरते हैं, बांध बनाकर पानी को रोका गया, फिर उसी पंखी पे गिराया गया, तो ये पंखी पे जब पानी गिरना शुरू हुए तो पंखी रोटेट करना शुरू हुई, और जैसे ही रोटेट करना शुरू हुई उस आर्मेचर को यहाँ से लाके कनेक्ट कर देंगे। तो इन्हीं पंखियों के घूमने के कारण ये घूमेगा एक्सल, और इस एक्सल के कारण वो जो कॉयल बनी हुई है वो घूमेगी, वो घूमेगी कॉयल। और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, नॉर्थ साउथ लगा लीजिए, यहाँ नॉर्थ लगा लीजिए। इसके घूमने के कारण, पंखी को घूमने के कारण ये चीज़ अगर घूमा तो यहाँ पे धारा, ये सेटअप आपको तैयार हो गया, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, इसको किसी तरह से घुमाना है। तो आप बांध के पानी से घुमा लेते हो, बांधों द्वारा, ठीक, जिसे आप जल जनित्र कहते हो, जल विद्युत जनित्र जिसे आप कहते हो, ठीक। दूसरा क्या है, भाप के द्वारा पैदा करते हैं या कोयला और अन्य स्रोतों से, ठीक, उसे तापीय जनरेटर कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आधुनिक जनित्र। यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको केस बेस के रूप में आ सकती हैं। आपके यहाँ तो अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में केस बेस स्टडी शुरू हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी से पूछी जा सकती हैं, कि ये सारे क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं कि आपको देखिए एसी जनरेटर तो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके, जैसे हमने एसी जनित्र ना पूछ करके हमने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आप अलग अलग सेटअप से, तापीय से, फिर तापीय ऊर्जा से, और फिर आपका तापीय जनित्र से, या फिर जल विद्युत जनित्र में लगा करके आप प्रयोग करते हैं। तो वो आर्मेचर एक जैसी चीज़ है। आर्मेचर का मतलब वो सेटअप जिसे आप डायनेमो बार बार बोल रहे हो, वो सेटअप ही आपका क्या होता है, आप किसी भी सिस्टम से लगा दो, बस उसको रोटेट कराना है। जैसे ही आप रोटेट कराओगे करंट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ क्या है, आजकल क्या है, आधुनिक जनित्र जो है, मतलब आजकल के जो जनित्र हैं 500 मेगावाट
ठीक है, 500 मेगावाट, यानी 500 मेगावाट के करंट को प्रोवाइड करते हैं, यानी मेगावाट यानी शक्ति, वाट को किस में लगता है, पावर। ठीक है, अधिकांश जनित्र कुंडली में आर्चर रखा जाता है, विद्युत चुम्बकों को घुमाया जाता है, जनित्रों के घूर्णन से 50 आवृत्ति इसकी कितनी है, 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कुछ देश जैसे अमेरिका में कितनी है, 60 है, 50 है। इसीलिए एक चीज़ और बोला जाता है कि हमारा जो बल्ब है, ठीक है, आप 50 बोल रहे हो ना, ये 50 को जरा समझिएगा कि क्या चीज़ है। यानी आपका जो बल्ब है, ठीक है, 50 हर्ट्ज अगर है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक, यानी एक बार, जरा समझिएगा, टाइम पीरियड यहाँ से निकालो तो t बराबर होगा 1/f। अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 1/50। यानी कोई बल्ब 1 सेकंड में कितनी बार बुझेगा, जलेगा, 50 बार जलेगा और 50 बार वो क्या करेगा, बुझेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर आप जानें तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब इसकी तीव्रता, ये जो ऐसे आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है एक मीन पोजीशन से, एक वेव, यानी एक वेव, ये जरा समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ है, इसे कहते हैं लैम्डा या वेव लेंथ कहते हैं। और ये जो नंबर ऑफ, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ अप एंड डाउन हुए, मान लीजिए एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक कर लो भाई 10, तो यहाँ पे एक सेकंड में मान लीजिए 10 टाइम्स हुए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक सेकंड में जितनी बार आपकी अप एंड डाउन हुआ, यानी जितनी बार बल्ब जला और बुझा, जला कब होगा भाई, देखो जरा इसके हिसाब से देख लो, कब जला होगा कब बुझा होगा। जब भी आपने यहाँ से एक बार बुझा होगा, फिर जला होगा, फिर यहाँ बुझा होगा, फिर यहाँ जला होगा, फिर बुझा होगा। जीरो पर करंट जीरो है, तो जब करंट जीरो है तो वो बार बार क्या हो रहा होगा, बुझ जाएगा, क्योंकि ये घटना बहुत तेजी से होती है। एक सेकंड में 50 बार आपका बल्ब जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है, यानी ये घटना इतनी तेज हो रही है कि हमारी आंखें क्या होती हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं कि कितनी बार। तो आप यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो 50 है और यूएसए जैसे इनमें वो 60 बार जलता बुझता है एक सेकंड में। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी ऐसा बता रही है। आप यहाँ पे लास्ट पेज देखेंगे, लास्ट पेज में आपको भरपूर दिया गया है। ये लास्ट पेज आपका है, जो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन क्या है, इसमें फार्मूला होगा कहाँ से, स्टार्ट कैसे होगा, कब कब आपको करंट मिल रही है, कब कब आपको करंट नहीं मिल रही है, ये आप देख सकते हैं वो जो फार्मूले से। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।